हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के विषय फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का कुछ क्वेश्चन लेक्चर के माध्यम से बताने वाला हूं, जिसमें पहला रहेगा एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर मतलब होता है भ्रूण संवर्धन। यह क्या होता है? ये दोस्तों होता है जो परिवर्धित बीज हो रहा है, परिवर्धित डेवलपिंग, परिवर्धित बीज में से तरुण मतलब दोस्तों जो यंग है, यंग भ्रूण, उसको निकाल कर उसे पोषक पोषक पदार्थ पर कल्चर करने के संवर्धित करने को ही भ्रूण संवर्धन कहते हैं। यदि एग्जाम में पूछ दिया कि भ्रूण संवर्धन क्या होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं परिवर्धित हो रहे बीज में से तरुण भ्रूण को निकाल कर पोषक पदार्थ पर संवर्धित करने को ही भ्रूण संवर्धन या एम्ब्रियो कल्चर कहते हैं। तो आप लोग भ्रूण संवर्धन समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन भी बता देता हूँ। पिछले इस वीडियो में भी मैंने बताया, इसमें भी बता देता हूँ। प्लांट इंट्रोडक्शन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, तो प्लांट इंट्रोडक्शन होता क्या है, देखिए। प्लांट इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं? कोई भी किसी पादप जाति को किसी ऐसे स्थान पर लाकर किसी दूसरे स्थान पर ऐसी जगह उगाना जहाँ वह पहले कभी नहीं उगाया गया हो, उसे प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है और ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे गेहूं का कोई किस्म है जो बहुत अच्छा उपज देता है, और वह गेहूं का किस्म उत्तर प्रदेश में कभी नहीं बोया गया है। तो इस गेहूं के बीज को हम लाकर उत्तर प्रदेश के जहाँ पे बोएंगे वहाँ की जलवायु जैसी है, यदि ये जो पौधा हम बोएंगे या बीज बोएंगे उस जलवायु के अनुकूल है, तो उसे प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसमें कोई आनुवांशिक बदलाव नहीं करेंगे, तो इसे कहेंगे प्राइमरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं? जब दोस्तों इस बीज को लेकर आके यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ की जो जलवायु है इसके अनुरूप नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे, इसे वहाँ का जो स्थानीय किस्म है, स्थानीय गेहूं का पौधा है, उससे इसका क्रॉस कराएंगे। इसका क्रॉस कराने के बाद जो बीज प्राप्त होगा उसे किसानों को वितरित करेंगे, तो इसी क्रिया को कहा जाता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। तो आप लोग समझ गए होंगे प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। आगे चलते हैं, कुछ बताते हैं आप लोगों को। दीजिएगा दोस्तों कि भारत के दो गन्ना प्रजनन संस्थानों के नाम लिखिए। तो भारत के दो गन्ना प्रजनन संस्थान कौन कौन से हैं? पहला है CISR और दूसरा है IISR। CISR का पूरा नाम है शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। और IISR का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक है दोस्तों उत्परिवर्तन प्रजनन, म्यूटेशन ब्रीडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? इस विधि से किसी उत्कृष्ट किस्म के केवल एक या लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। इस विधि से किसी उत्कृष्ट किस्म के केवल एक या कुछ लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। किससे? म्यूटेशन ब्रीडिंग में। जैसे कोई पौधा है, इसमें बहुत से दोस्तों दोष हैं, बहुत से लक्षणों में दोष है, तो इसमें सिर्फ एक बार में एक ही लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। इस विधि से नई किस्म के विकास में संकरण की तुलना में कम समय लग सकता है, क्योंकि ये फसलें अत्यंत विषमयुग्मजी होती हैं, अतः इन्हें अप्रभावी उत्परिवर्ती भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही उत्परिवर्तन प्रजनन के लिए लैंगिक जनन आवश्यक नहीं होता है, अतः इस विधि से न फूलने वाली अथवा बीज न उत्पादित करने वाली स्पेसीजों को भी सुधार कर सकते हैं। तो यह था क्या? म्यूटेशन ब्रीडिंग या उत्परिवर्तन प्रजनन। एक है IIRI। क्या है IRRI? क्या है इसका पूरा नाम? क्या होगा? इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह क्या होता है? इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। यह दोस्तों चावल की किस्मों को विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है, जो फिलीपींस के लास बानोस में स्थित है। इस संस्थान ने हरित क्रांति में अहम योगदान दिया था। हाल ही में इस संस्थान ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक राइस फील्ड लेबोरेटरी का अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा कराया है। तो IRRI यदि आप लोग दे दिया तो आप लोग लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं। LD15। LD15 क्या होता है? ये दोस्तों आप लोगों को एंटोमोलॉजी में भी काम आएगा, प्लांट ब्रीडिंग में भी काम आएगा,
और आईपीएम में भी काम आएगा। तो यह होता है ऐसा दोस्तों कि LD15 किसी कारक की वह मात्रा होती है जिससे उपचारित करने पर 50% व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। उत्परिवर्तन की मात्रा में परिवर्तन, उसकी सांद्रता, रासायनिक उत्परिवर्तन या तीव्रता आदि में उपचार की अवधि में परिवर्तन करके किया जाता है। उत्परिवर्तन की अनुकूलतम मात्रा मुख्य रूप से पादप स्पीशीज तथा उत्परिवर्तन पर निर्भर करती है या निर्भर होती है। तो इसी को कहते हैं LD15। LD15 क्या है? LD15 किसी कारक की वह मात्रा जिससे उपचारित करने पर 50% व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। आप लोग इतना भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? सॉरी, डबल क्रॉस हाइब्रिड। जब दो भिन्न भिन्न प्रजातियों का आपस में क्रॉस करके जो हाइब्रिड प्राप्त करते हैं उसी संतति का फिर से क्रॉस किया जाता है तो उससे उत्पन्न संतति को द्विसंकरण संकर कहते हैं। तो डबल क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है? जब दो भिन्न भिन्न प्रजाति का आपस में संकरण कराया जाता है, संकरण कराने के बाद उसे प्राप्त किया जाता है, फिर उस संतति का फिर से संकरण कराया जाता है, तो उससे जो संतति उत्पन्न होती है उसे द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। एक है दोस्तों CPRI। CPRI ये क्या है? इसका पूरा नाम है सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट एक शिमला में है, कुफरी में, शिमला के कुफरी में है। शिमला के कुफरी में स्थित है। पूरा नाम क्या है इसका? फिर सुन लीजिएगा, सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है अधिक पैदावार वाली आलू की किस्म का विकास करना। दूसरा होता है आलू की ऐसी किस्म का विकास करना जो जल्दी परिपक्व हो जाए। तीसरा, आलू की ऐसी किस्म का विकास करना जो रोग रोधिता की क्षमता रखे। अगला पॉइंट, कीट रोधी आलू की किस्मों का विकास करना। अगला पॉइंट, पाला सहिष्णु किस्मों का विकास करना। तो यह दोस्तों CPRI का पूरा नाम है। CPRI का कार्य है। CPRI पूरा नाम क्या है? सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पादप प्रजनन क्या है? या पूछ सकते हैं पादप प्रजनन कला है या विज्ञान है, समझाइए। तो पादप प्रजनन का जन्म कला के रूप में उस समय हुआ था जब मनुष्य ने प्रकृति में अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार पौधे को छांटकर उगाना आरंभ किया। पादप प्रजनन का जन्म कला के रूप में उस समय हुआ था जब मनुष्य ने प्रकृति में अपनी आवश्यकता और इच्छा अनुसार पौधों को छांटकर उगाना आरंभ किया। मनुष्य की पौधों संबंधी ज्ञान बढ़ा तो उससे अधिक होशियारी के साथ अच्छे पौधे को छांटकर उगाना आरंभ किया। जैसे ही प्रजनकों का आनुवंशिक ज्ञान बढ़ा तथा अन्य विज्ञान की अन्य शाखाओं का उन्हें ज्ञान हुआ तो पादप प्रजनन में विज्ञान का अधिक प्रयोग होने लगा और कला का प्रयोग कम होता चला गया। तो पादप प्रजनन कर सकते हैं, ये कला और विज्ञान दोनों है। पादप प्रजनन एक कला और विज्ञान दोनों है दोस्तों। आगे चलते हैं। पादप प्रजनन के लिए चुनौती है। आप अपना विचार प्रकट कीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। तो पादप प्रजनक के लिए एक चुनौती है। पादप प्रजनन निम्न बातों को ध्यान में रखकर प्रजनन का कार्य संपन्न करता है। पहला क्या बात को ध्यान में रखता है? प्रजनक किसी फसल को उत्पादक करने से पहले यह सोचता है कि यह फसल अधिक उत्पादन देगी। आप ही दोस्तों यदि होंगे, ब्रीडर होंगे, आप तो सोचेंगे कि मैं जिस भी फसल का वो करूँ दोस्तों, क्रॉस करूँ या उत्पादन करूँ तो उससे अधिक हमें उपज प्राप्त हो। अगला पॉइंट है कि प्रजनक किसी फसल में रोधिता उत्पन्न करने में से निम्न बातों को ध्यान में रखकर कार्य प्रारंभ करता है, जैसे रोग रोधिता, कीट रोधिता, पाला सहिष्णुता आदि। दोस्तों जो प्रजनक होता है, जो प्लांट ब्रीडर होता है, क्या करता है? वह सोचता है कि मैं ऐसा कोई फसल उत्पन्न करूं या ऐसा कोई फसल लाऊं जिसमें रोग न लगे, रोग कम लगे, कीट कम लगे, पाला न लगे। तो यही था पादप प्रजनन के लिए एक चुनौती। यह था पादप प्रजनन के लिए एक चुनौती। एक दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में, जिब्रेलिन्स उत्पादक पौधे के नाम लिखिए। तो पहला है जिब्रेला। जिब्रेला। दूसरा है कोराई। तीसरा है फ्यूजी। चौथा है बोनसाई। तो ये सब थे जिब्रेलिन उत्पादक पौधे।
उम्मीद करते हैं मन जीता होता है समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।